हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं यूपी बोर्ड 10th क्लास के एग्ज़ाम्स काफ़ी नियर हैं। 22 फ़ेब से आप लोगों के एग्ज़ाम आने वाले हैं और सबसे पहला पेपर जो होता है वो आपका हिंदी का होता है। तो आज मैं आपके सामने हिंदी का पेपर लेकर आई हूँ। प्रीवियस ईयर का ये पेपर है। तो सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर जो पहला पेज खोल रखा है ये आपको कुछ इंस्ट्रक्शन बता रहा है। तो इसमें जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं जो निर्देश दिए हुए हैं वो बहुत बेसिक निर्देश हैं। इसमें निर्देश में यही बताया गया है कि आपको सबसे पहले जो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बहुविकल्पीय क्वेश्चंस दिए हुए हैं। बहुविकल्पीय मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो इनका निर्देश में कहने का मतलब ये है कि आपको सबसे पहले 1 से लेकर के जो ये 20 तक के सवाल हैं, ये 20 तक के सवाल जो दिए हुए हैं वो आपको OMR पर करने हैं। OMR भरनी तो आप सभी को आती होगी, अगर नहीं आती हो तो आप बताइएगा, आपको OMR भरना सिखा दिया जाएगा। तो OMR में आप ब्लैक या ब्लू पेन का यूज़ कर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सवाल जो हैं हम कहाँ से याद करें। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि ये हिंदी के जो बहुविकल्पीय सवाल हैं वो हम कहाँ से याद करें। तो बच्चों, आप सब लोग तैयारी कर रहे होंगे मास्टरमाइंड से। तो मास्टरमाइंड के शुरुआत में कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं, उनको आप याद करें। तो उनमें से ये सवाल पूछे जाएंगे 1 से लेकर के ये 20 तक। आप देख सकते हैं ये वस्तुनिष्ठ सवाल हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि आपको OMR पर फिल करने हैं। उसके बाद आ जाएं खंड बा। खंड बा में यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ है। अब ये जो गद्यांश होता है बच्चों, ये आपकी किताब के किसी भी पार्ट से ले लिया जाता है, किसी भी पार्ट से ये आपको दे दिया जाता है। तो बच्चों, आप जैसा कि यहाँ देख रहे हैं गद्यांश प्रश्न नंबर 1 में गद्यांश हैं, तो गद्यांश 2 आएंगे, किसी भी पार्ट से 2, जितने भी आपने पार्ट अपने हिंदी में पढ़े होंगे। यहाँ अथवा दिया हुआ है। अथवा का मतलब होता है और, यानी कि ये ऑप्शन में है। आप या तो ये पहले वाला कर सकते हैं या दूसरा वाला कर सकते हैं। अब आप इसमें देख रहे हैं गद्यांश से 3 सवाल लिए जाते हैं। गद्यांश से 3 पार्ट मैंने बताया, 3 सवाल लिए जाते हैं। सबसे पहले सवाल में आपको पूछा जाता है गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरे में जो रेखा होती है, रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करनी होती है। और तीसरे में इसी से, इस गद्यांश से ही एक सवाल बना दिया जाता है, इसका आपको उत्तर देना होता है। इसी तरह से इसमें, ठीक है, इसमें भी आपको इसी तरह से पूछा जाएगा, यानी रेखांकित अंश की व्याख्या, गद्यांश का संदर्भ और एक सवाल पूछा जाएगा। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें आपको पद्यांश से आधारित एक व्याख्या ले ली गई है। ठीक है बच्चों, तो आपको इसमें भी उसी तरह से पद्यांश का संदर्भ लिखना है और सवाल इसमें से ढूंढ करके आपको लिखने हैं। स्टूडेंट्स, आज मैं सिर्फ आपको ये कुछ क्वेश्चंस बता रही हूँ, यानी कि आपको पेपर समझा रही हूँ। उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी कि कौन सा क्वेश्चन है जो पेपर में से 100% आता है, जिसको याद करके आप 100% पास हो सकते हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो कि हिंदी में अक्सर करके पीछे रह जाते हैं, वो लोग पास नहीं हो पाते हैं। जबकि हिंदी का पेपर बहुत ही आसान होता है, उसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको आप बहुत जल्दी याद कर सकते हैं। देखिए बच्चों, जो पद्यांश दिया हुआ है यहाँ पर, इसमें भी 2 पद्यांश दिए हुए हैं। जैसा कि मैंने बताया गद्यांश है, उसी तरह से पद्यांश भी है। ये भी आपको ऑप्शन में मिलेगा, यानी कि अथवा करके मिलेगा। इसको भी आप, जो व्याख्या आपने याद की है उसमें से आप जो आपको अच्छे से आती है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो आप यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर है संस्कृत। ठीक है बच्चों, आप संस्कृत में सभी बच्चे बहुत डरते हैं कि हमसे संस्कृत नहीं हो पाती है। तो संस्कृत जो है ये आपकी 5 नंबर की आएगी। 2 नंबर आपको संदर्भ के मिलेंगे, 3 नंबर आपको व्याख्या के मिलेंगे। तो बच्चों, संस्कृत बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत ईजी है। मैं आपको, अगर आप लोगों को पढ़नी है तो आप कॉमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको ये संस्कृत भी समझा दूँगी। बच्चों, संस्कृत में आप यहाँ देख रहे हैं
एक गद्यांश दिया हुआ है। तो ये जो गद्यांश दिया हुआ है ये भी किसी एक संस्कृत के पाठ से ले लिया गया है और इसकी आपको व्याख्या करनी है, यानी कि हिंदी में अनुवाद करना है। ये संस्कृत है, आपको इसका हिंदी में अनुवाद करना होगा। ये भी आपको ऑप्शन में मिलेगा, यानी कि आप यहाँ पर भी अथवा देख सकते हैं। ठीक है, अब आप टर्न करिए पेपर और टर्न करके आप ये यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको दी गई है दूसरी व्याख्या। अब आपकी मर्जी है, जो आपको बेस्ट आता है आप ये भी कर सकते हैं, चाहे तो पीछे वाला भी कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पर दिए होते हैं पद्यांश। तो पद्यांश में भी यही होता है कि आपको संदर्भ लिखना होता है। अब ये पद्यांश किस चीज़ का है? पद्यांश जो यहाँ से लिया गया है ये भी संस्कृत का पद्यांश है, यानी कि संस्कृत के कुछ 2 श्लोक दिए हुए हैं, उन 2 श्लोक का आपको संदर्भ सहित अनुवाद करना है। यानी सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है और उसका फिर आपको अनुवाद करना है। 2 में से जो आपको बेस्ट आता है वो आप कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 बच्चों, प्रश्न नंबर 5 में आप देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ये इतने सारे सवाल, यहाँ ये सवाल प्रश्न नंबर 5 के हैं जो कि यहाँ से शुरू होकर के यहाँ ख़त्म हो रहे हैं। तो बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो सवाल हैं प्रश्न नंबर 5 के का, खा, इवन और बहुत ज़्यादा ये सवाल हैं, यहाँ झा पर ये ख़त्म हो रहे हैं। तो बच्चों इसको मैं आपको समझा दूं कि इसमें आपको कुछ नहीं करना है, कोई कन्फ्यूज़न की बात नहीं है। इतने सारे सवाल में से सिर्फ आपको एक करना है। तो एक में जो मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ वो पढ़ाती हूँ कर्ण की कहानी। ठीक है, कणखंड काव्य के आधार पर कुंती का चरित्र चित्रण कीजिए। इसी का दूसरा, ये ऑप्शन में अथवा में नहीं है, इसी का दूसरा है कणखंड काव्य के षष्ठ सर्ग यानी कणवध की कथा वस्तु लिखी। तो ये जो सवाल है आपका कणखंड काव्य, ये आपका यहाँ पर मार्क्स दिए हुए हैं, यहाँ आप देख सकते हैं 3 नंबर का है। यानी कि ये जो 2 सवाल हैं ये ऑप्शन में नहीं है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट ये ऑप्शन में नहीं है। आपको दोनों ही क्वेश्चन करना मैंडेटरी है, आपको दोनों सवाल के आंसर देने हैं। 1.5 नंबर का है, आपको 3 नंबर मिलेंगे। अब इसको भी अगर आपको एक्सप्लेन करवाना है तो आप बता दीजिएगा, हम आपको इसको भी समझा देंगे। इसमें कणखंड काव्य की कथा वस्तु आपको एक्सप्लेन करनी है, यानी पूरी आप कथा वस्तु याद करेंगे और इसके सातों सर्ग याद करेंगे। बाकी चरित्र चित्रण पूछे जाते हैं तो आप चरित्र चित्रण याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों जीवन परिचय होता है, लेखक का जीवन परिचय। क्वेश्चन नंबर 6 के का में लेखक का जीवन परिचय होता है और खा में कवि का जीवन परिचय होता है। जीवन परिचय 3 आते हैं, 3 में से कोई एक जीवन परिचय करना होता है जो कि 3 मार्क्स का होता है, यानी कि 3 मार्क्स का 5 नंबर का है। क्या बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको जीवन परिचय लिखना होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो जीवन परिचय आपको लिखना होता है वो सबसे पहले का में आपको लेखक का जीवन परिचय लिखना होता है जो कि 5 नंबर का होता है। उसके बाद खा में आपको कवियों का जीवन परिचय लिखना होता है जो कि 5 नंबर का होता है, यानी 5 5 10 नंबर तो आपको जीवन परिचय पर मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जो जीवन परिचय आपको लिखना है वो कवि का लिखना है और यहाँ पर आपको जीवन परिचय लेखक का लिखना है। ये 3 नंबर आपको इनके जीवन परिचय के दिए हुए हैं और 2 नंबर आपको इनकी कृतियों यानी कि रचनाओं के दिए हुए हैं। तो बच्चे सोचते हैं कि हम रचनाएं ना लिखें, सिर्फ जीवन परिचय लिख दें, ऐसा पूछते हैं। तो आपको जीवन परिचय जो लिखना होता है वो कृतियों के साथ लिखना होता है। उसके बाद बच्चों आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। ये जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपको एक श्लोक लिखना होता है, एक ऐसा श्लोक लिखना होता है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। अब बात ये आती है कि प्रश्न पत्र में ना आया हो से क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि आपको प्रश्न नंबर 4 देखना है। ये जो प्रश्न नंबर 4 है यहाँ पर ये श्लोक ना हो, यानी कि इससे हटकर आपको कुछ याद करना होता है। तो इससे हटकर आप एक श्लोक, 2 श्लोक याद कर लें और वो 2 श्लोक आप यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 पर 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देने हैं, यानी कि 4 सवाल हैं। इन 4 सवाल में से कोई भी 2 सवाल के उत्तर आपको
संस्कृत में ही देने हैं, यानी कि ये आपके जो सवाल हैं वो संस्कृत के पाठ में से हैं, आपको उन सवालों के उत्तर संस्कृत में ही देने हैं। प्रश्न नंबर 9, इसमें आपको बच्चों निबंध लिखना है। निबंध किसी भी विषय पर आप लिख सकते हैं, जो विषय आपको अच्छे से आता हो, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं देश प्रेम है, आतंकवाद की समस्या और समाधान, प्रदूषण और मानव जीवन, चौथा है आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो यहाँ पर आप